Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 12th of April 2023. तो गाइज आज है तारीख 12 अप्रैल 2023 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो इंडिया सैनिटेशन कोएलिशन है ये एक प्लेटफॉर्म है जिसका काम है सस्टेनेबल सैनिटेशन को प्रमोट करना, यानी कि स्वच्छता को प्रमोट करना। और इस प्लेटफॉर्म को कौन फंड करता है, इस प्लेटफॉर्म को पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साथ ही साथ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो ये तो हुआ हमारा पहला स्टेटमेंट। दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर है ये एक उच्च लेवल की बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की है और इस बॉडी का मेन काम है हम लोगों को इनोवेटिव सॉल्यूशंस देना, यानी कुछ उपाय देना कि कैसे जो अर्बन इंडिया है, इंडिया का जो शहर वाला पोर्शन है, वहाँ पे जो चुनौतियाँ हैं उसको हम लोग कैसे एड्रेस कर सकते हैं, कैसे टैकल कर सकते हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। ऑप्शन ए बोलता है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना और एग्जामिनेशन के लिए कह सकते हो जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लिंक कर सकते हो। तो साल 2023 का पहला हाइब्रिड सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा? 20 अप्रैल को। इसको लेकर बहुत सारी जो रिपोर्ट्स हैं, जो डेटा है वो पब्लिश हो चुके हैं। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल पिछले 2 दिनों से इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे एक आर्टिकल आपको इंडिया टुडे का यहाँ पर देखने को मिलेगा, सोलर एक्लिप्स 2023। फिर उसके बाद में इसी प्रकार से इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल देखने को मिलेगा सूर्य ग्रहण के बारे में। और काफ़ी आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं जो कि मेंशन करते हैं कि 20 अप्रैल को ये हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स आपको देखने को मिलेगा। जब भी हम लोग सूर्य ग्रहण की बात करते हैं ना, तो उसमें अलग अलग प्रकार आपने पढ़े होंगे। टोटल एक्लिप्स पढ़ा होगा, एनुलर एक्लिप्स पढ़ा होगा, पार्शियल एक्लिप्स पढ़ा होगा, लेकिन ये एक नया कॉन्सेप्ट है हाइब्रिड एक्लिप्स का। तो ये हाइब्रिड एक्लिप्स क्या है, इसको भी यहाँ पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले जब आप इन आर्टिकल्स को एनालाइज करोगे तो यहाँ पर आपको एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का भी देखने को मिलेगा जो कि एक्सप्लेन सेक्शन पर पब्लिश हुआ है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि जो एक्लिप्स का है पूरा का पूरा जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है, यहाँ पर इन्होंने एक्लिप्स का एक नाम दिया है जिसका नाम है निंगालू। यानी ये जो अभी सूर्य ग्रहण आएगा 20 अप्रैल को, इसको निंगालू नाम दिया गया है। सवाल यह है कि निंगालू नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स यहाँ पर बता चुकी हैं कि ये जो पूरा ग्रहण होने वाला है इसको आप कहाँ से देख सकते हो, तो निंगालू नाम की एक जगह है जो कि खासकर ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट पर आपको वो जगह देखने को मिलेगी। तो वहाँ से इसको पूरी तरह से देखा जा सकता है इस हाइब्रिड एक्लिप्स को। इसी वजह से यहाँ पर इसको नाम निंगालू भी दिया गया है। और ऐसे कई बार यूपीएससी सवाल पूछता रहता है नाम से, जैसे कभी कभी जो भी टर्म्स न्यूज़ में होती है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हम निंगालू को लेकर सवाल बनाने की कोशिश करें तो आपसे पूछा जा सकता है कि निंगालू एक टर्म है जो कि हाल ही में न्यूज़ में थी, ये क्या है। तो आपको पता होना चाहिए ये एक हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स है, ठीक है। और निंगालू जगह कहाँ पर है, तो आप देख पाओगे इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पर आपको निंगालू रीफ भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे आते हैं। अब दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं एक्लिप्स की, इस सूर्य ग्रहण की, तो इसमें होता क्या है, देखो सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर ना एक तरफ सन है, उसके बाद में बीच में आपको मून देखने को मिल जाएगा और फिर उसके बाद में पीछे आपको यहाँ पर अर्थ देखने को मिल जाएगा, पृथ्वी देखने को मिल जाएगी। तो
पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है ना, इस प्रकार से कह सकते हो सूर्य के प्रकाश को ढक देता है, तो इसी को हम लोग यहाँ पर सूर्य ग्रहण बोलते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार हैं, जैसे पार्शियल एक्लिप्स में जो कंडीशन है वो कुछ इस प्रकार से नज़र आती है, जहाँ पर जो सन है और उसके बाद में जो ये मून है उसकी पोजीशन इस प्रकार से दिखाई पड़ती है। मून जो है बहुत हल्का सा कह सकते हो कि सन को ढक रहा होता है पार्शियल एक्लिप्स में। एनुलर एक्लिप्स में आप देख पाओगे थोड़ा सा और ज़्यादा यहाँ पर साइड जो है सन की वो कवर हो जाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है सन का वो मून ने ढक दिया है एनुलर एक्लिप्स में। टोटल एक्लिप्स में बस किनारे किनारे यहाँ पर एक रिंग सी बन जाती है और पूरी तरह से जो मून है वो बीचों बीच से यहाँ पर आप कह सकते हो दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो जब बीच में बिल्कुल सेंटर में मून आ जाता है तो उसको हम लोग यहाँ पर टोटल एक्लिप्स बोलते हैं। ठीक है, एक्लिप्स मतलब ग्रहण। अच्छा, सवाल यह है कि सर पार्शियल, एनुलर और टोटल ये समझ गए, ये बताओ हाइब्रिड क्या है। तो हाइब्रिड वाली सिचुएशन कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ती है। सन का बहुत एक छोटा सा कोना दिखाई पड़ता है इस प्रकार से, इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड एक्लिप्स। ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इंडियन एक्सप्रेस ने ये पिक्चर भी दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं बहुत छोटा सा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लाइटिंग दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड एक्लिप्स। ठीक है, अब यहीं पर ना कुछ जगह हैं, उन जगहों के जो नाम है बेसिकली वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आप इस वाले पिक्चर को देखो, इधर सन है, इधर अर्थ है, और अर्थ में यहाँ पे क्या हुआ, बीच में जो मून है वो आ जाता है, बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिससे क्या होगा जो सन की लाइट है ना वो यहाँ पे अर्थ पर खासकर इस वाले पोर्शन पे अच्छे से नहीं पड़ेगी। ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ से खड़े होकर देखते हो, देखो एक पोर्शन ये वाला है जो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो बीच वाला पोर्शन है ना ये बिल्कुल सेंटर में है, ये बीच वाला पोर्शन जो है इसको बोलते हैं उम्ब्रा। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उम्ब्रा। उसके बाद यहाँ पर जो आपको इसके पीछे वाला पोर्शन दिख रहा होगा, ये वाला जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है यहाँ पर, ये वाला, इसको बोलते हैं पेनुम्ब्रा। दोनों के नाम ज़रूर ध्यान रखना है। ये दोनों नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जगह अलग अलग सिनेरियो को डिपेंड करते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़, अगर आप मान लो यहाँ पर कोई ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और पृथ्वी पर कोई इस जगह पर खड़ा है, जिस पोर्शन पर ये मैंने लाइन बना दी है इस जगह पर, यानी कि उम्रा वाली जगह पर, तो उसको वो टोटल एक्लिप्स दिखाई पड़ेगा, यानी कि जो चंद्रमा है वो बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर आ जाएगा, सूर्य का कोई भी हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा होगा, यानी कि किनारे किनारे की जो रिंग है वही दिखाई पड़ रही होगी। जो अगर ये बीच में यहाँ से देख रहा है तो उसको यहाँ पर सन थोड़ा सा पार्शल साइज में देखने को मिल सकता है, इधर से देख रहा है तो थोड़ा बहुत दिखाई देगा। ठीक है, यानी साइडों से देखोगे तो थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, लेकिन इस वाले पोर्शन से, उम्रा वाले पोर्शन से देखोगे तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से टोटल एक्लिप्स वाली कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर उम्रा और पेनुम्ब्रा क्वेश्चन बन सकता है, ये कौन से रीजन है, तो इन रीजन का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है इसको दिमाग में अच्छे से बैठा कर रखना। क्लियर हो गया तो थम्स अप ज़रूर कर देना, वीडियो पर लाइक का बटन है उसको ज़रूर से दबा देना। नाउ आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आपके साथ में शेयर करनी है। देखो लगभग 7 तारीख से कुछ ऐसा हो रहा है वीडियो के साथ में, जब हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं ना, इधर से जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ रिकॉर्ड करने के बाद में, तो स्टार्टिंग में अपलोड तो हो जाता है, क्योंकि वैसे तो 10-15 मिनट मुश्किल से लगते थे अपलोड करने में, तो 10-15 मिनट में अपलोड होने के बाद में वो कहीं ना कहीं शो नहीं होता। लगभग कह सकते हो 2 घंटे कम से कम लग जाते हैं इसको पूरी तरह से शो होने में या वीडियो चैनल पर आने में। तो ये इशू पिछले 5-6 दिनों से यहाँ पर फेस कर रहा हूँ, अपने आप में कोई टेक्निकल इशू है और इसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान भी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सर वीडियो पहले जल्दी आ रहा था, अब जो है काफ़ी लेट आ रहा है। उसके पीछे का रीज़न देखो, उसके पीछे का रीज़न यही है। ठीक है, काफ़ी सारे लोग उल्टा सीधा भी बोल जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चलो चलता है ऐसा, क्योंकि मैं समझता हूँ वो इन चीज़ को नहीं समझ पा रहे होंगे। ठीक है, बट काफ़ी लोग यहाँ पर इस चीज़ को समझ रहे हैं, उन्होंने पेशेंस रखा है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लेकिन देखो यार, अपने आप में एक प्रॉब्लम चल रही है। मैं यूट्यूब से काफ़ी बार बातचीत कर चुका हूँ, लेकिन उनको भी जो है इसका कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। आज ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और हाँ एक बात और, आज हो सकता है वीडियो में थोड़ी क्वालिटी डाउन दिख रही हो, क्योंकि थोड़ा वीडियो जल्दी अपलोड हो जाए, इसलिए ना इस वीडियो को जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 720p वाली जो कैटेगरी है उसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं तो 1080p में इसको रिकॉर्ड करता हूँ, तो उससे थोड़ी सी क्वालिटी एनहेंस हो जाती है। बट अभी क्वालिटी थोड़ी सी कम करके रिकॉर्ड किया जा रहा है। जब यूट्यूब पर इस वीडियो को अपलोड करूँगा तो वहाँ पर आपके सामने क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो उस चीज़ को, तो आपको क्लियर दिखाई पड़ेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने आज क्वालिटी कम की है, तो इस वजह से बताना चाहता हूँ कि हो सकता है आज वीडियो में थोड़ी बहुत क्वालिटी आपको थोड़ा बहुत ब्लरीनेस वगैरह जो है चीज़ें दिखाई पड़ सकती हैं। वैसे बस कोशिश ये है कि वीडियो जल्दी अपलोड हो जाए, क्योंकि ये भी बोला जा रहा है कि उनकी साइड से, यूट्यूब की साइड से, कि वीडियो थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जा रहा है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ऐसा तो हम पिछले 4 सालों से रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना, 3 सालों से रिकॉर्ड कर रहे हैं,
और पहले 4 साल पहले मतलब जब रिकॉर्ड कर रहे थे तो इतना ज़्यादा हैवी नहीं बनता था, बट अभी यहाँ पर पिछले 2 साल से तो ऐसे रिकॉर्ड कर ही रहे हैं ना, 1 घंटे का प्लस का वीडियो होता है और ये वीडियो आराम से अपलोड हो जाता था। बट अभी जो इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हम लोग इसको टैकल करेंगे धीरे धीरे, और मैं यही होप कर रहा हूँ कि रोज़ाना कि ये वीडियो सही से अपलोड हो जाए बस। खैर, सिचुएशन ये है कि मतलब थोड़ा कंफर्टेबल इसलिए भी हैं कि अब चलो अपलोड तो हो रहा है, अपलोड ना होता तो प्रॉब्लम हो जाती, बट थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो यार थोड़ा सा टाइम मैनेज कर लेना अगर डिले हो रहा है तो। मैं ये बात बोलना नहीं चाहता था, बट बोलनी पड़ रही, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट लिख जाते हैं। अब मुझे भी पता है कि हाँ, वो इस सिचुएशन को समझ नहीं रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे फिर बिना सोचे समझे भी नहीं लिखना चाहिए ना किसी को कोई भी कमेंट, कि क्या मतलब ये कहना है लोगों का कि मैं बहुत देर से उठ रहा हूँ ना, इस चक्कर में वीडियो भी लेट अपलोड कर रहा हूँ, मैं बहाना बना रहा हूँ पिछले 5-6 दिनों से, और मैं लेट उठकर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो इस चक्कर में 9-10 बजे अपलोड हो रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, जैसे पहले उठता था वैसे यहाँ पर मेरा मॉर्निंग रूटीन है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, अभी लगभग 10-12 मिनट हो चुके हैं वीडियो रिकॉर्ड करते करते, समथिंग इतने हो चुके होंगे, तो 6 साढ़े 6 के आसपास यहाँ पर टाइम हो रहा है। तो मैं आराम से यहाँ पे साढ़े 7 तक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। तो मेरा फोकस यही था, मैं लंबे समय से 8 बजे तक, मतलब पिछले सब पूरा 1 महीना हो गया, 8 बजे से पहले पहले आपको ये वीडियो मिल जाया करता था, आपने भी देखा होगा, है ना। मोस्ट प्रोबेबली 8 बजे तक मिल जाता था या 10 मिनट लेट हो जाता था। लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी सी बदल चुकी है, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू को यहाँ पर मैं फेस कर रहा हूँ। तो आई होप आप भी जो है मेरा साथ दोगे और इन चीज़ों को समझोगे। खैर चलो, टॉपिक पर वापस आते हैं, देखते हैं, प्रॉब्लम अपने आप आती जाती रहेंगी। नेक्स्ट जो यहाँ पर आर्टिकल है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको मैं थोड़ा सा टाइम लेकर डिस्कस करूँगा और आराम से बैठकर इस चीज़ को सुनना। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको कवर करवाऊंगा, खासकर कुछ एडिशनल पॉइंट्स है वो मैं आपको बताऊंगा नोट्स के फॉर्म में, और आपके पास में इस टॉपिक को लेकर तो नोट्स तैयार होने चाहिए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के पर्सपेक्टिव से। प्रीलिम्स वही क्वेश्चन बन सकते हैं। बात कर रहे हैं हम लोग डेटा प्रोटेक्शन बिल की। तो अभी जो मानसून सेशन होगा ना, तो अब की बार के पार्लियामेंट की मानसून सेशन में डेटा प्रोटेक्शन बिल को पास किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है। भारत पूरी तरह से प्लानिंग कर चुका है कि इंडिया में हम लोग एक नया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लेकर आएंगे। इससे लोगों की जो प्राइवेसी होगी उसको यहाँ पर और मजबूत किया जा सकता है। लोगों का जो पर्सनल डेटा होगा उसकी सुरक्षा की जा सकती है इस बिल के माध्यम से। अब आप सवाल ये करोगे कि सर ऐसा बिल तो हमारे पास था ना, हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में। हाँ, तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, हमारे पास में 2019 वाला ये बिल था, लेकिन उस बिल में बार बार इतने सारे बदलाव करे गए कि उसको लागू ही नहीं कर पाए, इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए। तो उसकी वजह से उस बिल को सरकार ने वापस से विड्रॉ कर लिया। सरकार ने बोला बहुत बदलाव हो गए इसके अंदर, हम इस बिल को हटा रहे हैं। एक कॉम्प्रहेंसिव, एक पूरा डिटेल से बिल लेकर आएंगे। तो उस 2019 वाले बिल को हटाकर कुछ महीने का समय लेने के बाद में ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 को लेकर आया गया था। तो सरकार ने इसको अनाउंस कर दिया था। अब यहाँ पर ये जो नया बिल है ये क्या करेगा, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको रिप्लेस भी करेगा। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास में आईटी रूल्स हैं, है ना, उसको रिप्लेस कर देगा। जैसे यहाँ पर ये बिल कानून के अंदर बदलेगा। तो इस बिल का मेन मकसद है कि लोगों का जो पर्सनल डेटा है ना उसकी प्रोटेक्शन की जा सके, खासकर राइट टू प्राइवेसी, क्योंकि लोगों के पास में राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। तो उसकी सुरक्षा की जा सके, लोगों को यहाँ पर वो हक दिया जा सके, ये यहाँ पर इस बिल में बोला गया है। इस डेटा प्रोटेक्शन बिल में ना 2-3 कॉन्सेप्ट बहुत चर्चा में है, जैसे डेटा फिड्यूशरी, डेटा प्रिंसिपल। इनकी डेफिनेशन बहुत डिटेल से समझाई गई है। तो हम समझते हैं इस बिल में डेटा फिड्यूशरी कौन है, डेटा प्रिंसिपल कौन है, प्लस इस बिल ने क्या क्या सारी चीज़ें बताई हैं। तो ये जो बिल है इसके बारे में तो उस पूरे आर्टिकल में कहीं पर भी चर्चा नहीं की गई है। तो अलग से इस बिल के बारे में ज़रूर से सारा का सारा डेटा मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चर्चा की गई जो मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास में पहले 2019 वाला ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल था, बट इसको विड्रॉ कर लिया गया, और उसको विड्रॉ करने के 3 महीने बाद एक नया बिल लेकर आ गए हम लोग, जिसका नाम था डिजिटल प्रोटेक्शन बिल 2022। ठीक है, खासकर पर्सनल डेटा की, जब हम लोग डेटा की बात करें तो यहाँ पे हम पर्सनल डेटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेन पॉइंट पर आते हैं कि इस डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के फीचर्स क्या हैं। अच्छा, पहली चीज़ यहाँ पर आपके दिमाग में एक और आएगा कि सर आप यहाँ पे बार बार एक पर्सनल डेटा बोल रहे हो, तो पर्सनल डेटा मतलब होता क्या है। देखो, एक व्यक्ति का जो पर्सनल डेटा है पर्सनल मतलब जैसे उसका फाइनेंशियल डेटा हो गया, बायोमेट्रिक डेटा हो गया, कास्ट का डेटा हो गया, रिलीजियस डेटा हो गया, पॉलिटिकल बिलीव्स हो गए, है ना। तो ये यहाँ पे सारे के सारे उसके पर्सनल डेटा हैं। तो ये पर्सनल डेटा देखो किसी का भी है, वो हर एक व्यक्ति चाहेगा कि उसका जो पर्सनल डेटा है वो सुरक्षित रहे।
है ना, उसके फिंगरप्रिंट्स वगैरह का डेटा जो है, फाइनेंशियल डेटा जो है वो सुरक्षित रहे, कहीं पर भी यहाँ पर उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। तो उसी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की सुरक्षा के लिए ये जो बिल है वो लेकर आया गया है। ठीक है, अब इस बिल के अंदर में कुछ फीचर्स हैं। जैसे फीचर में सबसे पहला पॉइंट बताया गया वो है डेटा प्रिंसिपल और डेटा फिड्यूशरी। ये दो नए कॉन्सेप्ट अब की इस बिल में लेकर आए गए हैं। डेटा प्रिंसिपल किस चीज़ को बोलता है? डेटा प्रिंसिपल का मतलब है एक इंडिविजुअल, एक पर्सन जिसका डेटा यूज़ किया जा रहा है, यानी कि आप, मैं, ठीक है, वो बेसिकली डेटा प्रिंसिपल है। ठीक है, जिनका डेटा जो है अभी कलेक्ट कर रहा है। और डेटा फिड्यूशरी क्या है? डेटा फिड्यूशरी कंपनियां हैं, एक इंडिविजुअल, कंपनी या कोई फर्म हो सकती है ना, जो कि यहाँ पर आपके डेटा का यूज़ कर रही है। तो समझ गए, इस पॉइंट को ध्यान रखना। डेटा प्रिंसिपल रेफर किया गया है एक इंडिविजुअल को और डेटा फिड्यूशरी रेफर किया गया है एक एंटिटी को, यानी कि एक कंपनी को। ठीक है, और पर्सनल डेटा क्या है ये भी हम समझ चुके हैं। पर्सनल डेटा मतलब कोई भी डेटा जिसके माध्यम से एक इंडिविजुअल की पहचान की जा सके, उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जा सके। ठीक है, अब आओ समझते हैं। ये 3 टर्म्स जो हैं हम लोगों ने समझ लिया है, इन 3 टर्म्स का मेन रोल है इस पूरे के पूरे बिल में। अब बात बोली जा रही है कि जो डेटा फिड्यूशरी है ना, इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है। ध्यान रखना, जब जब मैं डेटा फिड्यूशरी बोलूँगा यानी कि मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, एंटिटी की बात कर रहा हूँ, और जब मैं बात कर रहा हूँ डेटा प्रिंसिपल की, तो मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। डेटा प्रिंसिपल जिसका डेटा इकट्ठा किया गया है और डेटा फिड्यूशरी जो कि डेटा इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, इस बात को समझना। अब जब डेटा फिड्यूशरी की बात कर रहे हैं तो डेटा फिड्यूशरी यानी कि कुछ कंपनियाँ जो कि बहुत बड़े बड़े साइज़ के डेटा को लेकर डील कर रही होती हैं। ठीक है, तो हमारी केंद्र सरकार ने क्या कर रखा है, हमारी केंद्र सरकार यहाँ पर डिफाइन करेगी कि इस कैटेगरी में यहाँ पर जो है किस किस को रखा जाएगा। प्लस यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ये कंपनियाँ होंगी ना, जिनके पास में बहुत ज़्यादा डेटा होगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कोई कंपनी बहुत बड़ी हो जिसके पास में बहुत सारा डेटा हो, कुछ कंपनी बहुत छोटी हो जिसके पास में बहुत कम डेटा हो, तो वो नंबर ऑफ डेटा के ऊपर चीज़ें डिपेंड करेंगी। और उसके हिसाब से यहाँ पर इन कंपनीज़ को बोला जाएगा कि आप अपनी कंपनी के अंदर एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर को रखो। एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट डेटा ऑडिटर होना चाहिए, ये इस बिल के अंदर बोला गया है। तो एक ऐसा ऑफिसर होगा जो कि आपके डेटा की सुरक्षा कर रहा होगा, इस बिल में ये बात बोली गई है। दूसरा, राइट ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि जो हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसके जो राइट्स हैं, उसके जो हक हैं, यहाँ पर उसका भी जो प्रॉपर है वो ध्यान रखना होगा। जैसे क्या क्या रखना होगा, तो इस बिल में बोला जा रहा है ये बिल इंश्योर करेगा कि जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन है ना, वो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेस कर सकेगा, यानी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकेगा। और हमारे संविधान में जो 8th शेड्यूल के अंदर जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में वो जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेस कर पाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल सकेगी। ठीक है, जो हमारे संविधान में 8वें शेड्यूल में जितनी भाषाएं ना, उन भाषाओं के अंदर में। दूसरा, यहाँ पर बोला गया राइट टू कंसेंट, यानी कि अगर कोई कंपनी किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, किसी पर्सन का डेटा कलेक्ट कर रही होती है, तो फिर यहाँ पर उस इंडिविजुअल का कंसेंट चाहिए होगा, उसका अप्रूवल चाहिए होगा, यानी कि वो इंडिविजुअल के पास में एक राइट होगा कि वो जब हाँ करेगा तभी यहाँ पर उसका डेटा प्रोसेस किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, प्रोसेस मतलब वो जो डेटा कंपनी है, जो खासकर वो कंपनी है वो यूज़ करेगी। समझ गए? तो जो डेटा फिड्यूशरी है ये अगर चाहे तो डेटा कलेक्ट कर सकती है, आगे फर्दर प्रोसेस कर सकती है, यूज़ कर सकती है, लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल्स को ज़रूरत है कि अपने कंसेंट देने की, अपनी हाँ भरने की। अगर वो हाँ भरते हैं तभी वो सारा काम किया जा सकेगा। तो ये पावर यहाँ पर इंडिविजुअल्स को दी गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह तो है कि आप कंसेंट दे सकते हो, साथ ही साथ में आपके पास में पावर ये भी है कि आप कंसेंट को वापस ले सकते हो। यानी कि आपने हाँ बोला था कि आप हमारे डेटा का यूज़ कर लो, बट बाद में आप उस कंसेंट को विड्रॉ भी कर सकते हो, मना भी कर सकते हो, नहीं भाई हम अपने डेटा का यूज़ नहीं करवाना चाहते। ठीक है, तो उस कंसेंट को विड्रॉ भी किया जा सकता है किसी भी फर्म, किसी भी कंपनी से। फिर एक और यहाँ पे पावर मिल जाती है इंडिविजुअल को, वो है राइट टू इरेज, यानी कि जो डेटा प्रिंसिपल्स यानी कि इंडिविजुअल्स जो हैं उनके पास में एक और हक है कि वो कंपनी से डिमांड कर सकते हैं कि भाई जो आपने हमारा डेटा कलेक्ट किया था फटाफट उसको मिटा दो और ख़त्म कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद में राइट टू नॉमिनेट की पावर भी इंडिविजुअल्स को दे रखी है, यानी कि मान लो कोई इंडिविजुअल है उसके पास में यहाँ पर एक अलग से पावर है। मान लो सपोज़ एक व्यक्ति की डेथ हो रही है या फिर वो अब यहाँ पर इनकेपेबल है अपना डेटा संभालने के लिए, तो वो एक दूसरे व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है अपने बिहाफ में, बोल सकता है कि अब यहाँ पर ये इंडिविजुअल है, ये व्यक्ति है जो कि मेरे के सारा का सारा जो डेटा है उस डेटा के ऊपर हक इसका है। तो ये क्या करेगा, ये हैंडल करेगा, यानी कि आपके पास में नॉमिनेशन की पावर हो जाएगी। यानी आप थोड़े इनकैपेबल हो अब सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, तो एक दूसरे व्यक्ति को नॉमिनेट भी कर सकते हो इस प्रोसेस के अंदर में। फिर उसके बाद में डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाने के बारे में भी चर्चा की गई है। इस बिल ने एक और मांग की है कि एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को बनाया जाएगा, और ये बोर्ड क्या करेगा, ये बोर्ड यहाँ पर ये जो बिल है, बिल के जो नियम होंगे उनको फॉलो करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और ये जो बोर्ड है
ये एक और काम करेगा कि मान लो यहाँ पर कोई कंपनी है जो कि सही से रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, कोई कंपनी है जो कि यहाँ पर सही से काम नहीं कर रही है, तो जो भी कंज्यूमर है ना, जिसका डेटा किसी कंपनी ने यूज़ कर लिया है, अब वो कंपनी सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो वो जो कंज्यूमर है वो इस डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में जो कंप्लेंट वगैरह है वो भी फाइल कर सकता है। तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है उस कंप्लेंट के अगेंस्ट स्टेप उठाएगा। प्लस इसमें एक और बात बोली गई है, वो है क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफ़र। यानी ये जो बिल होने वाला है ना, जो बिल जिसको हम लोग टेबल करने वाले हैं पार्लियामेंट में आपकी बार, इसमें आपकी बार क्रॉस बॉर्डर स्टोरेज को भी अलाउ कर रखा है। यानी कि देखो कुछ कंट्रीज़ होंगी जिनको नोटिफाई करेंगे, कुछ ही कंट्रीज़ होंगी, ज़्यादा नहीं, कुछ कंट्रीज़ होंगी जिसके साथ में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे और अपना जो डेटा है ना उसको हम लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकेंगे एक दूसरे के देश में। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लो हमारी जो सरकार है ना, वो दूसरे देश से क्या कर सकती है, इंडियंस का जो डेटा है, भारतीय लोगों का जो डेटा है वो एक्सेस कर सकती है। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो। तो क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफ़र भी यहाँ पर रहने वाला है। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो डेटा है उसका ट्रांसफ़र करने का प्रोविजन भी यहाँ पे रखा गया है। बाहर किसी इंडियन का डेटा है किसी देश में, तो हमारी यहाँ पे सरकार उस डेटा को मांग सकती है उस देश से। ठीक है, फिर ये तो बात हो गई कि हाँ इंडिविजुअल्स को क्या क्या राइट्स दिए गए हैं। फिर बात आ जाती है यहाँ पर फाइनेंशियल पेनल्टीज़ की, कि क्या क्या पेनल्टी यहाँ पर लोगों के ऊपर लग सकती है। सबसे पहले हम डेटा कंपनी के बारे में बात करेंगे। मान लो कोई कंपनी है, उसके ऊपर क्या पेनल्टी लग सकती है। अब कोई कंपनी है जिसने क्या किया, आपका जो डेटा है कलेक्ट तो किया था, उस डेटा को कहीं पर बेच दिया, या फिर आपके डेटा के साथ में कोई छेड़छाड़ की गई है, तो क्या होगा, उसके ऊपर में पेनल्टी लगाई जा सकती है। उस कंपनी के ऊपर में 50 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक का जो ये जुर्माना है वो लगाया जा सकता है। बाकी डेटा प्रिंसिपल के लिए भी यहाँ पर एक सज़ा है, यानी कि कोई इंडिविजुअल है वो अपना डॉक्यूमेंट वगैरह अगर सबमिट करता है और सपोज़ उसने जो डेटा सबमिट किया वो गलत डेटा सबमिट किया है, तो गलत डेटा सबमिट किया और गलत कंप्लेंट कर रहा है, तो इसके बेसिस पर यहाँ पे उस व्यक्ति के ऊपर में भी 10,000 रुपये तक का जो जुर्माना है वो लगाया जा सकता है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट बिल। तो आप कहोगे कंपनी के ऊपर तो पूरी तरह से यहाँ पर शिकंजा कस लिया गया है ना। हाँ ऐसा है। तो आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या सरकार भी हमारा डेटा यूज़ नहीं कर पाएगी? देखो सरकार को इस पूरे बिल से एग्जेम्प्ट कर रखा है। केंद्र सरकार के पास में पावर है, वो आपके डेटा का अभी भी यूज़ कर सकती है। तो कहोगे क्या फ़ायदा? हाँ इसको कह सकते हो ये कहीं ना कहीं इस पूरे बिल का ना ये वाला जो पॉइंट है वो क्रिटिसिज्म के तौर पर भी देखने को मिलता है। काफ़ी लोग यहाँ पर इसकी आलोचना भी करते हैं कि जब हम लोग डेटा प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो जो कंपनीज़ है, चलो वहाँ पे तो आपने सारी चीज़ों को हैंडल कर लिया है, लेकिन सरकार को भी डेटा यूज़ करने का हक नहीं होना चाहिए था। बट सरकार बोलती है कि देखो गवर्नमेंट को इसलिए यहाँ पर बाहर रखा गया इस बिल से, क्योंकि जब बात आती है देश की सॉवरेनिटी की, देश की इंटेग्रिटी की, देश की सिक्योरिटी की, सुरक्षा की, तब जो डेटा है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इस वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं देश के हित में यहाँ पर सरकार को जो है पावर दे रखी है कि सरकार जो है बाहर है वो यहाँ पर डेटा का यूज़ कर सकती है, उसको कंट्रोल कर सकती है। बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आ जाता है कि सर ये जो नया वाला बिल है, क्योंकि 2019 वाला तो पुराना वाला था, अब उसको हटाकर 2022 में नए वाला लेकर आए थे। अब ये जो बिल है इसमें नई नई चीज़ें क्या हैं? क्या 2019 से ये बेहतर है? हाँ तो बोला तो जा रहा है कि 2019 से कई सारी चीज़ें इसमें नई नई देखने को मिली हैं। जो पुराना वाला बिल हटा दिया था ना, उसके कंपैरिजन में नए वाले में काफ़ी कुछ नया नया है। जैसे कि आपके पास में विड्रॉ करने का कंसेंट है, यानी कि आप हाँ भरोगे तब डेटा यूज़ किया जाएगा। आप जो आपने हाँ भरी थी उसको आप वापस भी ले सकते हो कि भैया अब यहाँ पर हमारा डेटा यूज़ नहीं करना है। ठीक है, बट एक चीज़ यहाँ पर यह है कि डेटा लोकलाइजेशन के ऊपर में इतना ज़्यादा कठोर स्टैंड नहीं है। डेटा लोकलाइजेशन मतलब है कि सारा डेटा जो इंडिया में जनरेट होगा वो इंडिया में ही रहेगा, दूसरे देश में नहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता। बट इसके ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी आपको पता है कि इस बिल में एक क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफ़र का सिस्टम भी है कि आप यहाँ पर डेटा को एक कंट्री से, जो एक स्पेसिफाइड कंट्री होगी जिसके साथ में हमारी बातचीत होगी, है ना, तो वहाँ पे हम लोग जो है डेटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, बात क्लियर हो गई। तो ये डेटा प्रोटेक्शन बिल अपने पास में जो डेटा जो मैंने दिया है इसको प्लीज़ PDF से डाउनलोड करके अपने पास में स्टोर कर लेना। नोट्स बनाना चाहो तो बना लेना, या फिर PDF में रख कर इसको बार बार रिविजन करना चाहो तो वो भी कर लेना, वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। आगे आता है नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल थोड़ा रेलिवेंट है और एक दो पॉइंट है यहाँ पे, उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सिचुएशन क्या है पहले हम ये समझते हैं। देखो जो G20 पूरा का पूरा ग्रुप है जिसमें 20 देश आते हैं, इस बार G20 कंट्रीज़ का जो ये समिट है वो इंडिया होस्ट कर रहा है। इवन G20 की प्रेसिडेंसीशिप भी भारत के पास में, साल 2023 का G20 का प्रेसिडेंट इंडिया खुद है। ठीक है, तो
अलग अलग समिट भी होना है, मीटिंग भी होनी है। और आपको पता होगा जब हम लोग यहाँ पर इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन की बात करते हैं तो इधर आपको यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन देखने को मिल जाता है और इधर यहाँ पर अक्साई चीन वाला रीजन देखने को मिल जाता है। अक्साई चीन वाला रीजन जो है चाइना ने इलीगल तरीके से कब्जा रखा है, वो इंडिया का हिस्सा है। और इधर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ये पाकिस्तान ने कब्जा रखा है और ये भी भारत का ही हिस्सा है, ये आपने पता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो बोला ये जा रहा है कि G20 की जो मीटिंग होने वाली है आने वाले कुछ दिनों में, जैसे एक मीटिंग होगी 26 अप्रैल से 28 अप्रैल तक और फिर एक मीटिंग होगी 22 मई से 24 मई तक। ये 2 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होंगी और इन मीटिंग्स को वहीं बॉर्डर पर रखा गया है। ठीक है, तो इससे यहाँ पर जो ये पाकिस्तान और चाइना है ना, ये कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आई है। जैसे बोला ये जा रहा है कि अभी यूथ 20 का समिट होने वाला है 26 अप्रैल से 28 अप्रैल तक। ये यूथ 20 का समिट चलेगा। कहाँ पे चलेगा? लेह के अंदर, लद्दाख में चलेगा। और चाइना चाहता नहीं कि भाई लद्दाख में कोई भी इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, वो तो अपना ही टेरिटरी समझता है, जबकि है कुछ भी नहीं। तो G20 ग्रुप के यानी जो ये 20 देश हैं, यहाँ से जितने भी मेंबर्स होंगे वो सब ऑफिशियल्स लद्दाख जाने वाले हैं और 26 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक मीटिंग चलने वाली है। हालांकि चाइना भी यहाँ पर इस मीटिंग का हिस्सा है, लेकिन चाइना आएगा नहीं। जैसे चाइना अरुणाचल प्रदेश में नहीं आया था, क्योंकि आपको पता है एक G20 की मीटिंग हमने अरुणाचल प्रदेश में भी रखी थी। और अरुणाचल प्रदेश और चाइना का लिंक क्या है वो आपको समझ भी आता ही है। कल ही हमने डिस्कस किया था, चाइना बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का नहीं, चाइना का हिस्सा है। ठीक है, जबकि अरुणाचल प्रदेश देखो भारत का हिस्सा है। और उसके बाद में यहाँ पर होता क्या है कि वहीं पर एक मीटिंग रखते हैं और चाइना उसको अटेंड भी नहीं करता है। तो पॉसिबिलिटी है कि अब की बार भी चाइना का पार्टिसिपेशन हम लोग ना देखें। फिर उसके बाद में यहाँ पर पाकिस्तान इसकी निंदा भी करता है। पाकिस्तान यहाँ पर इसको ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है, यहाँ पे आपत्ति भी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो रीजन्स हैं ये हमारे कंट्रोल में, तो यहाँ पर मीटिंग नहीं होनी चाहिए। और इवन मैंने जैसे बोला अरुणाचल प्रदेश में जो मीटिंग हुई थी ना, G20 का एंगेजमेंट मीटिंग हुआ था, उसको चाइना ने बॉयकॉट भी कर दिया था। चाइना उसमें मीटिंग में आया ही नहीं था। और अभी यहाँ पर 22 मई से लेकर 24 मई के बीच में एक और कौन सी मीटिंग होने वाली है? G20 की टूरिज्म मीटिंग। और इवन श्रीनगर के अंदर वो मीटिंग होगी, जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जो कि बहुत ज़्यादा विवादित कह सकते हो हिस्सा है बॉर्डर डिस्प्यूट के बीच में। ठीक है, तो वहीं पर हम लोग ये मीटिंग रखने वाले हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है, चाइना जो है, पाकिस्तान दोनों यहाँ पर एक साथ ही खड़े हुए हैं और दोनों यहाँ पर इन मीटिंग्स को कहीं ना कहीं इनकी इन मीटिंग्स को लेकर आपत्ति जो है अपनी वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ गया? अब देखो हुआ क्या है, यहाँ पर लास्ट में एक और पैरा बोला गया है, क्योंकि आपने यहाँ पर पाकिस्तान की बात की है, चाइना की बात की है, तो एक बॉडी आ जाती है OIC, जिसका यहाँ पर एक मेन मेंबर है पाकिस्तान। OIC कौन सी बॉडी है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो खासकर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनकी आवाज़ है। ठीक है, ये पूरी की पूरी बॉडी। और मुस्लिम कंट्रीज़ जितने भी हैं, है ना, 57 कंट्रीज़ जो हैं वो सभी यहाँ पर OIC के मेंबर्स भी हैं। पाकिस्तान भी एक इसका इंपॉर्टेंट मेंबर है। लेकिन जब बात करते हैं G20 की ना, तो इन 20 देशों में OIC के भी 3 मेंबर हैं। वो 3 मेंबर कौन कौन से हैं? टर्की, इंडोनेशिया और सऊदी अरेबिया। तो देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान तो इस मीटिंग से चिढ़ चुका है, जो बॉर्डर पर हो रही है, श्रीनगर में हो रही है और उसके बाद में इधर लद्दाख में हो रही है। तो देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो टर्की, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया है, ये इस G20 मीटिंग को अटेंड करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर अगर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं अपना जो साथ है वो पाकिस्तान की तरफ दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं, ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो देखने वाली बात है। अभी आने वाले समय पर जब मीटिंग होगी तो ये सारी बातें अपना पता चल जाएंगी। बात क्लियर हो गई? तो OIC के 3 मेंबर्स यहाँ पर बताए गए हैं। वैसे OIC के कितने मेंबर हैं? 57 मेंबर्स हैं। तो OIC क्या है, तो फटाफट इसके बारे में कवर कर लेते हैं, क्योंकि GS पेपर नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूँ हमारे पूरे दुनिया में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा, यानी कि सबसे ज़्यादा देश कौन से वाले संगठन में देखने को मिलते हैं, तो वो है यूनाइटेड नेशन। आपका एक सिंपल सा आंसर होगा। तो ये था नंबर 1। अब दूसरे नंबर पर पूछा जाए तो दूसरे नंबर पर आ जाता है OIC। दूसरे नंबर पर आने वाला जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो है OIC, जहाँ पर 57 कंट्रीज़ जो हैं इस ग्रुप का पूरी तरह से मेंबर हैं। और ये OIC मैंने जैसा बोला मुस्लिम वर्ल्ड की जो है पूरी तरह से आवाज़ है, और मुस्लिम्स को लेकर यहाँ पर ये सारी की सारी जो बात है वो दुनिया भर में रखने का काम करता है। इंडिया OIC का मेंबर नहीं है। OIC को कैसे बनाया गया था, तो एक ऐतिहासिक समिट चला था रबात के अंदर में, यानी मोरक्को में एक जगह है, वहाँ पर ये पूरी मीटिंग चल रही थी। ये बात है लगभग सितंबर 1969 की। तो उसी दौरान यहाँ पर OIC को बनाया गया था। इसका वैसे हेडक्वार्टर जो है वो सऊदी अरेबिया में जो जेदा है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
आते हैं अगले आर्टिकल पर। इसी के नीचे एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने जैसा आपसे पहले ही बोला है कि देखो इन आर्टिकल्स के ऊपर में ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं होती है, बस खाली बताया जा रहा है कि इस साल कैसे यहाँ पर इंडिया ग्रो कर सकता है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की साइड से यहाँ पर स्टेटमेंट आया है कि जो इंडिया है वो इस वाले साल में हमारे 2023-24 के अंदर में जो भारत की ग्रोथ है वो 5.9% से देखने को मिल सकती है। ऐसा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक अंदाज़ा है, इनकी एक फोरकास्टिंग है, या कह सकते हो कि इनका एक एस्टिमेशन है, यानी सबका मतलब एक अंदाज़ा लगाकर बता रहे हैं। तो इंडिया की ग्रोथ 5.9% से हो सकती है, ऐसा यहाँ पर आईएमएफ ने बोला। तो कुछ पढ़ना इसमें कुछ नहीं पढ़ना, आईएमएफ के बारे में जान लेना। तो आईएमएफ के बारे में मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, फटाफट इसको रिवाइज़ करेंगे और काम खत्म करेंगे। कल ही हम लोगों ने इसको पढ़ा है, ठीक है। तो आईएमएफ आपको पता है वर्ल्ड बैंक जो बॉडी है ना, उसके साथ ही आईएमएफ को बनाया गया था। और ये कैसे बनाया गया था, अगेन एक मीटिंग चल रही थी, जैसे हमने ओआईसी के बारे में डिस्कशन किया ना कि मोरक्को में एक मीटिंग चल रही थी, वैसे यहाँ पर आईएमएफ को लेकर देखो एक मीटिंग चल रही थी और यूएस के अंदर में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस चल रहा था, बातचीत चल रही थी। तो उसी दौरान यहाँ पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक नाम की बॉडी को बनाया गया। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसमें 190 देश हैं। इंडिया ने आईएमएफ को बहुत पहले ज्वाइन कर लिया था, 27 दिसंबर 1945 के अंदर में। आईएमएफ का मेन पर्पज़ क्या है, तो इसका मेन पर्पज़ है दुनिया भर का जो मॉनेटरी सिस्टम है उसको स्टेबलाइज करके चलना, यानी कि दुनिया भर में काफ़ी सारे देश ऐसे हैं, कई बार पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वहाँ पे बढ़ जाती हैं, उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से डाउन होने लगती है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, श्रीलंका। तो इनको सपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर मॉनेटरी सिस्टम को स्टेबल बनाए रखने के लिए, स्थिर बनाए रखने के लिए जो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो काम करता है। बाकी ये 2 रिपोर्ट्स को भी पब्लिश करता है, उस रिपोर्ट का नाम ध्यान रखना, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। आपसे पूछा जा सकता है, इन दोनों रिपोर्ट में से किसी का भी नाम दिया जा सकता है और पूछ लिया जाएगा कि इसको कौन पब्लिश करता है। तो ध्यान रखना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पब्लिश करता है। देखो ऐसे सवाल पहले पूछे गए हैं, 2017 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग टू द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन लेकर आता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। ये वाला जो आर्टिकल है इसको हम अभी पेज नंबर 12 पर डिस्कस करेंगे ना दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या है, तो जो आईएमडी है, आईएमडी मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि भारत का मौसम विभाग। अब मौसम विभाग है तो उसका मेन काम क्या होगा, एक अंदाज़ा लगाकर बताना। अंदाज़ा क्या, एक प्रेडिक्शन करते हैं कुछ अपने साइंटिफिकली बेसिस के ऊपर में कि बारिश इस बार कैसी होगी, गर्मी कैसी पड़ेगी, गर्मी में हीट वेव आएगा नहीं आएगा, बारिश तेज़ होगी या कम होगी, एल नीनो का इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। तो ऐसे यहाँ पर ये प्रेडिक्शन करते हैं, एक अंदाज़ा लगाकर जो भविष्यवाणी करते हैं। कौन करते हैं, आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की साइड से स्टेटमेंट आया है कि इस साल जो मानसून होने वाला है वो नॉर्मल होने वाला है और काफ़ी जगह ऐसी होने वाली है जहाँ पर रेनफॉल यानी कि जो बारिश है वो काफ़ी कम होने वाली है। और इवन यहाँ पर बोला गया कि अब की बार ना, आईएमडी ने बोला है कि जो एल नीनो है ना, इसका एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलेगा। ये एल नीनो क्या होता है आगे मैं आपको समझाऊंगा, साथ ही साथ मैं ला नीना भी बता दूंगा। एल नीनो ला नीनो क्या होते हैं, बहुत सिंपल से शब्दों में 5 मिनट का काम है, वो हम अभी समझ लेंगे। ठीक है, तो हुआ क्या है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बोला है कि अब की बार यानी कि इस बार जो मानसून वाला सीज़न आएगा ना, बरसात का जब मौसम आएगा, तो 4% से कम अब की बार बारिश होने वाली है। कितने से, 4% शॉर्टफॉल देखने को मिलेगा मानसून रेनफॉल के अंदर में। इसके पीछे का रीज़न क्या होगा, एल नीनो। एल नीनो एक सबसे बड़ा कारण होने वाला है। एल नीनो की वजह से क्या होगा, अब की बार बारिश कम होगी। ठीक है, तो एल नीनो एक सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि एल नीनो क्या करता है, हमारे सेंट्रल पैसिफिक रीजन को गर्म कर देता है। मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा, डोंट वरी, ये टेक्निकल शब्द हैं, थोड़े बहुत यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो एल नीनो का बहुत बड़ा लिंक है कि जब जब एल नीनो देखने को मिलता है तब तब इंडिया में बारिश कम होती है, इंडिया के कुछ पार्ट्स में बारिश कम होती है। तो वही सिचुएशन, वही सिनेरियो अब की बार भी हम लोग को देखने को मिलने वाला है, जिसकी वजह से बारिश कम होगी। इवन भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे जो राज्य हैं, यहाँ पर रेनफॉल कम हो सकती है अगस्त और सितंबर के महीने में, वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। बाकी जो खासकर हमारे सदर्न इंडिया वाला रीजन है ना, तमिलनाडु, केरला, ये जो पर्टिकुलर स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर थोड़ी नॉर्मल रेनफॉल देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर थोड़ी नॉर्मल बारिश हो जाएगी। लेकिन जो ऊपरी वाले यानी कि नॉर्थ वाले रीजन में जो हमारे स्टेट्स हैं, वहाँ पर बारिश कम होने की संभावना है। क्यों, एल नीनो। अब एल नीनो क्या है समझते हैं। देखो दोस्तों, एल नीनो और ला नीना समझने के लिए ये पिक्चर इनफ है। और इस पिक्चर को भी समझने से पहले आपको मैं मतलब एल नीनो बताने से पहले मैं आपको ला नीना बताऊंगा कि ला नीना क्या होता है। ये जो पिक्चर है ये ला नीना को डिफाइन करता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भारत के लिए
ला नीना अच्छा है या एल नीनो अच्छा है? यानी कि अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि भारत के अंदर अगर बारिश करवानी है तो ला नीना अच्छा है या एल नीना अच्छा है, तो सिंपल सा आंसर है उसका ला नीना अच्छा है भारत के लिए। ला नीना कंडीशन ज़रूर होनी चाहिए, तब जाके इंडिया में रेनफॉल होगा। अच्छा, ला नीना कंडीशन में होता क्या है, अब इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर ये वर्ल्ड मैप आपको थोड़ा दिखाई पड़ रहा होगा। इधर पूरा एशिया हो गया, एक सेकंड को कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। ये एशिया हो गया, इधर इधर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिल जाएगा, ये साउथ अमेरिका हो गया, और ऊपर यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिका देखने को मिल जाएगा, यानी कि वही यूएस, मैक्सिको, ये सारे स्टेट्स आपको यहाँ पर, सॉरी, ये सारी कंट्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब बीच में ये जो पूरा का पूरा ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है। अब पैसिफिक ओशन में क्या होता है ना, एक समय पर यानी एक तरफ पानी गर्म है और एक तरफ पानी ठंडा है, और ये पानी इस प्रकार से सर्कुलेट होता रहता है, इस प्रकार से घूमता रहता है। कभी यहाँ पे गर्म पानी पहुँच जाता है, यहाँ पे ठंडा पानी रहता है, और फिर एक समय ऐसा होता है कि जब ये गर्म पानी जो है इधर से घूमकर इधर पहुँच जाता है, और ये ठंडा पानी इस वाले रीजन में आ जाता है, ठीक है। आपने ज्योग्राफी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़ा होगा, जहाँ जहाँ पर पानी गर्म होगा वहाँ वहाँ पर बारिश होगी, ऑब्वियसली। यानी समुद्र की बात कर रहे हैं हम लोग, तो समुद्र में मान लो जहाँ जहाँ पर पानी गर्म हो रहा होगा, इवेपोरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, है ना, बादल बनेंगे, तो बरसात वहाँ पर होगी। जहाँ पानी गर्म होगा वहाँ बारिश होगी, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ला नीना में क्या होता है, ला नीना में जो गर्म पानी है ना, वो हमारे इंडिया वाली साइड में, आप इधर देख पा रहे होंगे, ये इंडिया है, नीचे श्रीलंका आपको दिख रहा होगा, तो गर्म पानी इस वाले रीजन में आ जाता है, सर्कुलेट होकर जो वार्म वाटर है, यानी कि इधर का जो हिस्सा है ना, इधर का समुद्र का जो हिस्सा है वो थोड़ा गर्म रहता है, और साउथ अमेरिका की साइड का जो यहाँ पर ये जो रीजन है ये ठंडा रहता है। अब जब ये ठंडा है तो यहाँ पर बारिश होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं हैं, ये गर्म है तो यहाँ पर बारिश होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये रीजन गर्म हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे बारिश होगी। इस वजह से बोला जा रहा है कि जो इंडिया के सदर्न स्टेट्स हैं, चलो सदर्न स्टेट्स में तो नॉर्मल मानसून देखने को मिल रहा है, लेकिन ऊपर वाले रीजन में अब की बार नॉर्मल मानसून देखने को क्यों नहीं मिलेगा। ऊपर वाले रीजन में बारिशात थोड़ी सी कम होगी। कम क्यों होगी, क्योंकि अब की बार एल नीना वाली जो कंडीशन है वो थोड़ी ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। एल नीना क्या होगा, क्योंकि ये तो ला नीना हो गया कि जब यहाँ पे गर्म पानी है और इधर ठंडा पानी है। अब एल नीना इसी का ऑपोजिट हो जाएगा। अब इसी का विपरीत कैसे होगा, यानी कि जब ये ठंडा पानी घूमकर इधर पहुँच जाएगा और ये जो गर्म पानी है, जो वार्म वाटर है, ये सर्कुलेट होकर इधर पहुँच जाएगा, ठीक है। अब जब एल नीना हो जाता है तो ला नीना में आपने समझ लिया, ठीक है, इधर यहाँ पर इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, गर्म पानी यहाँ पहुँच गया, लेकिन एल नीनो में ये वार्म वाटर यहाँ पर पहुँच जाता है, तो एल नीनो में वार्म वाटर यहाँ पर होगा तो बरसात यहाँ पर होगी, यहाँ पर नहीं होगी। तो अब की बार वही कंडीशन थोड़ी सी देखने को मिलेगी, एल नीना वाला इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से बरसात यहाँ पर देखने को मिलेगी, यहाँ पे थोड़ी कम देखने को मिलेगी, होगी लेकिन काफ़ी कम होगी, ऐसा मेंशन किया गया है। तो आपसे बार बार सवाल एक ही पूछा जाता है कि भारत के लिए, मतलब इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाएगा कि भारत के लिए ला नीना कंडीशन अच्छी है या एल नीनो कंडीशन अच्छी है, तो आप क्या बोलोगे? ऑब्वियसली ला नीना कंडीशन अच्छी है, इससे बरसात, इससे जो मानसून है वो थोड़ा बेहतर रहने वाला है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्या मेंशन किया जा रहा है, जल्दी ना क्या होने वाला है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाने वाला है ताकि जो हमारी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर हम टीचर्स का, प्रोफेसर्स का जो अपॉइंटमेंट है वो कर सकें। देखो हुआ क्या है, बोला ये जा रहा है कि लंबे समय से हज़ारों जो पोस्ट हैं हमारे फैकल्टी मेंबर्स की वो खाली पड़ी हैं, प्रोफेसर की पोस्ट हो गई, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट हो गई, ये खाली पड़ी हैं। कहाँ पर खाली पड़ी है? 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, जो हमारी केंद्र सरकार के अंडर में आती यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर, प्लस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर जो ये यूनिवर्सिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर अभी ये फैकल्टी की जो पोजीशंस है वो खाली पड़ी हुई हैं। तो उसके लिए यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि जल्दी एक वेबसाइट हम लोग लेकर आने वाले हैं, और उस वेबसाइट पर सारा का सारा अनाउंसमेंट किया जाएगा कि कहाँ कहाँ पर वैकेंसीज़ हैं और कहाँ कहाँ पर वैकेंसीज़ के लिए जो बेसिकली अपॉइंटमेंट है वो हो रहा है। इससे क्या होगा, जो भी तैयारी कर रहे हैं इसकी, वो सब यहाँ पर अपना जो अपॉइंटमेंट है वो करवा सकेंगे, उनके पास में सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, और उनको हर एक वेबसाइट पर, मतलब हर एक कॉलेज को अलग अलग ढूंढ कर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना खाली जो आपकी इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन उसको भेजो और वो अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो है उसको सेट कर लेगा, ठीक है। आपके पास में सारी की सारी जो वेबसाइट्स, सारी की सारी जो यूनिवर्सिटीज़ है बेसिकली उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इवन बोला ये जा रहा है कि इसमें जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका डेटा तो इस वेबसाइट पर मिल ही जाएगा, उसके साथ साथ आईआईटीज़ हो गए, आईआईएम हो गए, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई, इनमें भी अगर कोई वैकेंसी आएगी तो वो भी सारी की सारी वैकेंसीज़ कहाँ पर अनाउंस कर दी जाएगी, उस वेबसाइट पर अनाउंस कर दी जाएगी, जो कि अभी यूजीसी लेकर आ रहा है।
तो हमारे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये सारी चीज़ें डिसाइड करी हैं, क्योंकि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं वो यूजीसी के तहत ही कर रही हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तहत। तो यूजीसी डिसाइड कर चुका है कि हम लोग एक कॉमन सी वेबसाइट बनाएंगे जहां पर प्रॉपर अपॉइंटमेंट किया जाएगा फैकल्टी मेंबर्स का। ठीक है, तो जल्दी ये वेबसाइट जो है वो रेडी होने वाली है। अब हमें करना क्या है, इस आर्टिकल से कुछ ऐसे खास चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी। जब ये वेबसाइट वगैरह तैयार होगी या आने वाले समय पर कोई एडिटोरियल वगैरह इस आर्टिकल को लेकर पब्लिश हो सकता है, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ लिया जाएगा। अभी के लिए आपको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में कुछ छोटा मोटा डेटा पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में एक आध पॉइंट में पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये बहुत पुरानी बॉडी है। 28 दिसंबर 1953 में इस बॉडी को बनाया गया था। एक स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी मतलब इसको एक एक्ट यानी कानून के माध्यम से बनाया गया है। तो कौन से एक्ट से? तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था 1956 का, उसके तहत यहाँ पर इसको बनाया गया। क्यों बनाया गया? ताकि हम क्या कर सकें, जो यूनिवर्सिटी का एजुकेशन है उसको और बड़े लेवल पर लेकर आ सकें, यूनिवर्सिटी का एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चल सके। वहाँ पर टीचिंग का क्या स्टैंडर्ड होगा, एग्ज़ाम कैसे होंगे, रिसर्च को लेकर सारा का सारा काम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के हाथ में हो जाता है। फिलहाल अभी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का मेन हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, वो आपको न्यू दिल्ली के अंदर में देखने को मिलेगा। ये एक छोटा सा डेटा है, इंपॉर्टेंट और प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा रेलिवेंट हो जाता है। नाउ आगे आते हैं उसके बाद में अगले आर्टिकल पर। नाउ दोस्तों आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज कुछ खास एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या हम डिस्कस नहीं करने वाले? करेंगे, क्यों नहीं, हम लोग छोड़ेंगे नहीं चीज़ों को। तो अभी 2 दिन पहले एक एडिटोरियल पब्लिश हुआ था जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कशन किया गया था, उसको समझेंगे। प्लस एक आर्टिकल ये है, इसके बारे में भी ओवरव्यू लेंगे कि दुनिया भर में जो वेस्ट एशिया वाला रीजन है वहाँ पर किस प्रकार से बदलाव अभी के समय पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और सऊदी अरेबिया से क्या सीखा जा सकता है, सऊदी अरेबिया कैसे हर एक देश को मैनेज करके चल रहा है, वो यहाँ पे समझाया गया। सबसे पहला एडिटोरियल आता है हमारे पास में ये वाला, डायरेक्टिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर बेटर एंड स्मार्टर लेजिस्लेशन। यानी जब बात करते हैं पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट का काम क्या है, लॉस को बनाना, कानून को बनाना। तो हम कानून बनाने में कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं, मशीनरी का यूज़ कर सकते हैं, वो यहाँ पे राइटर ने समझाया है। तो 2 व्यक्ति हैं, मितुल झावेरी और साथ ही साथ में शुभम सिंह, इन्होंने यहाँ पर इसके बारे में मेंशन किया है। समझेंगे हम लोग कि किस प्रकार से हम मशीन्स का, इंटरनेट का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं अपने लॉस को बनाने में, कानून बनाने में। उसमें क्या चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, प्लस जो नेदरलैंड जैसी कंट्रीज़ हैं, ये जो देश हैं, जापान है, नेदरलैंड है, ये क्या क्या कर रहे हैं, इन्होंने भी इस प्रकार की जो चीज़ें वो अपनाई हैं। प्लस इंडिया ने अभी तक क्या किया है ऐसा, तो वो भी इन्होंने डिस्कस किया है। सब कुछ समझेंगे, बट आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से चीज़ों को सुनना है, क्योंकि आज का जो मेंस का क्वेश्चन आपको मिलेगा वो इसी आर्टिकल के बेसिस के ऊपर मिलेगा। तो जब तक अच्छे से सुनोगे नहीं तब तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, यानी कि आंसर नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और स्क्रीन पर आपको नीचे की साइड में ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी इस पूरे एडिटोरियल की। पूरा एडिटोरियल में जो जो रेलिवेंट पॉइंट्स है वो सब आपको नीचे प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। आपको नोट्स बनाने में बहुत हेल्प मिल जाएगी, छांटने छूटने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे पका पकाया मिल रहा है। अपना टाइम बचाओ और अपनी पूरी एनर्जी लगाओ पढ़ने में। ठीक है, नाउ ये बात करता है रिवोल्यूशनाइजिंग लेजिस्लेशन थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी जब हम लोग बात करते हैं लेजिस्लेशन की, यानी कि कानून बनाने की बात की जा रही है। जब हम लोग कानून बना रहे होंगे तो वहाँ पे हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब हम लोग बात करते हैं मशीनरीज़ की, आज के समय पर जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन हुआ है, चीज़ें आगे बढ़ी हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसे बड़ा एग्जांपल चैट जीपीटी, जैसा आपने देखा है। चैट जीपीटी इस लेवल तक आ चुका है कि आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, देखो यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि आज के समय में बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर इन मशीनरीज़ का ऑलरेडी यूज़ हो रहा है ताकि काम स्मूथली चलता रहे। और लोगों का इंटरेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पिछले कुछ समय पर बढ़ता चला गया है। कुछ देश हैं, उन्होंने अपने यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स हैं, यानी कि कानून बनाने की प्रक्रिया है, वहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। कहोगे कैसे? तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो नए नए सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं जिससे कि जो कानून को लेकर बहुत सारा डेटा है, पैटर्न्स है, उसको एनालाइज करने का काम कर रहा है, जिससे जो कानून बनाने वाले लोग हैं उनका जो डिसीजन है वो और क्लियर हो जा रहा है, डिसीजन और परफेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हमने अभी पिछले कुछ समय में ज़रूर से देखी हैं। हालांकि राइटर बोलते हैं कि देखो यहाँ पर एक चिंता वाली बात भी है, क्योंकि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कानून बनाने की प्रक्रिया में यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक एथिकल इम्प्लीमेशन आता है कि ये क्या सही होगा या गलत होगा। तो यहाँ पर एथिक्स ज़रूर आ जाता है, या सही है या गलत है।
ठीक है। तो अभी वो हम आगे समझेंगे सही है गलत है, अगर सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है, वो सब कुछ आपको आगे समझाया जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके आप सब कुछ बढ़िया ही कर पाओगे। कभी कभी इस टेक्नोलॉजी के अंदर में बायसनेस और ट्रांसपेरेंसी जैसी जो बड़े बड़े चैलेंजेस है, बड़ी बड़ी जो दिक्कतें हैं वो भी देखने को मिल जाती हैं, जिससे प्रॉपर डिसीजंस नहीं लिए जा सकते। तो इस वजह से राइटर ने यहाँ पर मेंशन किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हम लोग कानून बनाने में कैसे कर सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या होंगे और इसके नुकसान क्या होंगे, और जो नुकसान है उससे कैसे लड़ा जा सकता है। चलो, पहला पॉइंट राइटर मेंशन करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल, कि क्या इंपॉर्टेंट इसका रोल हो सकता है इस लेजिस्लेशन के अंदर में। तो पहला यहाँ पर जो इसका रोल हो सकता है, पहला यहाँ पर कह सकते हो इसकी जो भूमिका हो सकती है वो यह है कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स को बढ़ा सकता है, यानी कानून बनाने की जो प्रक्रिया है ना, इसमें और ज़्यादा चांस लगा सकता है। कैसे? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स होंगे, जो ये सॉफ्टवेयर्स होंगे, ये जो पूरी नई टेक्नोलॉजी होगी, ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस को, यानी पार्लियामेंट में जो बैठे लोग कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उनको यहाँ पे असिस्ट कर सकता है, उनको यहाँ पर सिखा सकता है। कैसे? उनको जब देखो क्या होगा, जब कानून बना रहे होंगे तो उसके लिए उनको काफ़ी रिसर्च चाहिए होगी, तो एक अच्छी रिसर्च करके यहाँ पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको रिपोर्ट दे सकता है, तो रिसर्च क्वालिटी बढ़ जाएगी, है ना। प्लस यहाँ पे हर एक बिल की जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल कर दे सकता है, बिल के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो बता सकता है। तो इससे क्या होगा, लोगों के माइंड में चीज़ें और क्लियर होती हुई नजर आएंगी। तो इससे जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, कानून बनाने का जो तरीका है, वो और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा। जब आपके पास में थोड़ा अच्छी तरीके से काम चल रहा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, रिसर्च क्वालिटी अच्छी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है जो लास्ट में रूल बनकर आएंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनकर आएंगे, वो यहाँ पर मैंशन किया जा रहा है। दूसरा यहाँ पर रिसर्च क्वालिटी हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद कर सकता है रिसर्च करने में, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो। इंसान को यहाँ पर भरपूर मात्रा में डेटा को एनालाइज करने में समय लग सकता है, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं जो कि ढेर सारा डेटा को आराम से एनालाइज कर सकें, और एनालाइज करने के साथ साथ यहाँ पर उस डेटा का पैटर्न क्या है, किस बेसिस पर वो डेटा चल रहा है, उसको यहाँ पर वो समझ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अपनी रिपोर्ट्स को लेकर आ सकते हैं। इससे क्या होगा, जो कानून बनाने वाले लोग हैं, लॉ मेकर्स जो हैं, उनको यहाँ पर एक कह सकते हो कि प्रॉपर रिपोर्ट मिल जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छा डेटा प्रोवाइड करवा रही होगी, और उसके बेसिस पर यहाँ पे वो लॉज वगैरह को बना सकते हैं। तो इस पर्पज़ से क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट जो रोल बताया गया है वो है डिसीजन मेकिंग। जब लॉ मेकर्स डिसीजन ले रहे होंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी हेल्प कर सकता है। कैसे? अलग अलग फैक्टर्स को डिटेल से एनालाइज कर या फिर अगर कोई पॉलिसी, ये कानून बनाने वाला जो व्यक्ति है कोई पॉलिसी लेकर आ रहा है, तो उस पॉलिसी के आउटकम्स कि उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या क्या हमारे पास में ऑलरेडी ऑप्शंस बचे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनरी हम लोग को बता सकती है। तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर जो लोगों का डिसीजन मेकिंग होगा वो और सटीक हो सकता है कि हाँ भाई क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, कोई इसका ज़्यादा रिस्क तो नहीं है, तो रिस्क जो है कम से कम हो जाएगा। ठीक है, कोई बुरे यहाँ पर प्रभाव पड़ने से यहाँ पर जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्ट कर रहा होगा, सपोर्ट कर रहा होगा। फिर बात आती है एनालाइजिंग सिटीजन्स ग्रीवेंसेस, यानी कि आप देखोगे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ जो डेमोक्रेटिक नेशंस है, जैसे यूएसए वगैरह, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अगर आप उनसे कंपेयर करोगे इंडिया को, तो इंडिया के अंदर में सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। इंडिया की जो पॉपुलेशन आप देख पाओगे, एक ह्यूज पॉपुलेशन यहाँ पर देखने को मिल जाती है। वहाँ पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन आबादी नहीं है, लेकिन इंडिया में है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब लोगों को कई बार ना अलग अलग परेशानियाँ होती हैं, लोगों की भी काफ़ी चिंताएँ होती हैं, सिटीजन्स की ग्रीवेंसेस होते हैं। तो उन ग्रीवेंसेस को यहाँ पर एनालाइज करने के लिए जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बेस्ट है ना, लोगों की प्रायोरिटीज़ को समझ सकता है ना, लोगों की यहाँ पर जो दिक्कत है, उनकी जो परेशानियाँ हैं, उनके जो दुख हैं, उनको समझ सकता है, और उसके बाद यहाँ पर वो उसके हिसाब से पॉलिसीज़ को लेकर आ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इस पर्सपेक्टिव से। फिर उसके बाद में एक और पॉइंट मेंशन किया गया, वो है पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ लॉस, यानी कि देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज़ हो रहा है इस लॉ मेकिंग प्रोसीजर के अंदर में, ये मदद कर सकता है पूरा डेटा सेट को तैयार करने में, चाहे वो सेंसस हो गया, जनगणना हो गई, या कोई हाउस होल्ड कंजम्पशन, जैसे यहाँ पे जो घर है ना उसमें कितना कंजम्पशन हो रहा है, क्या क्या कंजम्पशन हो रहा है, उसको लेकर डेटा हो गया, टैक्स पेयर का डेटा हो गया, है ना, या अलग अलग स्कीम्स को लेकर कौन कौन से बेनिफिशियरीज़ हैं वो डेटा हो गया। उन सब डेटा को एक कह सकते हो कि एक्यूरेट वे में वो तैयार कर सकता है। तो इन सभी प्रकार के डेटा में जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमें मदद कर सकता है। प्लस काफ़ी पुराने पुराने लॉज हैं,
उनको पुराने लॉस को वो ख़त्म कर सकता है, पुराने लॉस के बारे में बता सकता है कि जो पुराने कानून है उसके अंदर क्या क्या बदलाव की ज़रूरत है, तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पता चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कोविड-19 के समय पर क्या हुआ था। कोविड-19 के समय पर एक एक्ट है, एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897। ये एक्ट बहुत पुराना है, 1897 का एक्ट है। अब क्या हुआ, कोविड-19 नया नया था, 2020 में आया था। ये 1897 का एक्ट, 1897 का एक्ट। तो बोला ये गया कि उस हिसाब से ना, करंट के हिसाब से ये जो इतना पुराना एक्ट है किसी काम का है नहीं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन भी कई बार देखने को मिल जाती हैं, और ऐसा ही सिचुएशन आप देख पाओगे हमारे आईपीसी के साथ में है। इंडियन पिनल कोड के अंदर में भी कई सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि बहुत पुराने हैं। जैसे आर्टिकल 309 आपको देखने को मिलेगा, जो कि बात करता कि अगर कोई सुसाइड अटैम्प्ट करेगा ना, तो कहीं ना कहीं वो क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है, वो एक अपराध देखने को मिलेगा। तो ऐसे कई सारे एक्ट हैं जो कि बहुत पुराने पुराने देखने को मिल जाते हैं। बोला ये जा रहा है कि बहुत सारे एक्ट ऐसे जो कि 100 साल पुराने हैं, ठीक है। जैसे हमारा प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867, पब्लिक गेमिंग एक्ट 1867, प्रिजन्स एक्ट 1894, बहुत पुराने पुराने एक्ट हैं, 100 साल पुराने एक्ट हैं। तो इनमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, है ना, क्या क्या हमें अमेंडमेंट करने चाहिए, क्या क्या बदलाव करने चाहिए, तो वो सारी की सारी बातें हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लियर तरीके से बता सकता है। वो यहाँ पर समझाया गया पुराने लॉस को पूरी तरह से ये एनालाइज कर। तो ये थे यहाँ पर इसके फ़ायदे। अब राइटर ने बोला है कि इसमें कुछ चिंताएं भी हैं कि इस लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में अगर हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जैसे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि जब आप एआई मॉडल का यूज़ कर रहे होंगे, अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे होंगे, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि सही से सारी इन्फॉर्मेशन ना आए। क्योंकि यहाँ पर देखो होगा क्या, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा समझने के लिए कि आखिरकार ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसीजंस ले कैसे रहे हैं। कई बार यहाँ पर सामने सारी चीज़ें पता नहीं होंगी आपको कि कैसे डिसीजन लिए जा रहे हैं, कैसे नहीं लिए जा रहे हैं इन मशीन्स के थ्रू। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इससे जो ट्रांसपेरेंसी है वो यहाँ पर मेंटेन नहीं हो पा रही होगी। लोगों को यहाँ पर इसके पीछे का रीज़न समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये डिसीजन आखिरकार इसने क्यों लिया है ना। ये कानून लेकर आया है, अगर ये बदलाव ये करना चाहता है तो क्यों करना चाहता है। तो वो यहाँ पर इसके पीछे का जो रीज़न है, लॉजिक है, वो लोगों को पता नहीं चल रहा होगा। पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो है बायसनेस। बायसनेस मतलब एक ही तरफ यहाँ पर झुकाव, जिसको हम लोग बोलते हैं। यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स हैं ना, इनको ऑब्वियस ही बात है, जैसे मशीन अगर आप कोई तैयार कर रहे हो, रोबोट कोई तैयार करो, तो एक इंसान वो रोबोट तैयार कर रहा है, उस रोबोट को उसी प्रकार से ट्रेन किया जाएगा। तो अब मान लो यहाँ पर जो व्यक्ति उस रोबोट को बना रहा है, जो व्यक्ति उस रोबोट को ट्रेन कर रहा है, उसकी जैसी सोच होगी वैसी तो मशीन होगी ना। तो ऐसे ही तो होता है। जैसे चैट जीपीटी का एग्जांपल मैंने आपको समझाया था। चैट जीपीटी जो आज के समय में है, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन भरी जाती है। अब एक इंसान इन्फॉर्मेशन भर रहा है, अब उसके दिमाग में जो है वही तो भरेगा। अब मान लो उसके दिमाग में रेसिज्म है तो वो वैसे टॉपिक भर देगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कभी कभी हम देख पाते हैं इन मशीन्स के अंदर में बायसनेस भी नज़र आ सकता है। क्यों? क्योंकि इंसान ने यहाँ पर उस मशीन को ट्रेन किया है, तो उसके डिसीजन में भी बायसनेस नज़र आ सकता है। वो डिसीजन भी उस इंसान की सोच के हिसाब से लेगा, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं भेदभाव होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज। तीसरा चैलेंज साइबर सिक्योरिटी का, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, बहुत सारे डेटा का यूज़ करेगा। सारा डेटा हमें ऑनलाइन चढ़ाना होगा, डिजिटाइज करना होगा, तो इससे साइबर अटैक के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कि डेटा को हैक किया जा सकता है, कंप्यूटर हैक करके डेटा को निकाला जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और चैलेंज है, वो है डिपेंडेंस। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना बढ़ा दिया गया, लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे, तो लोग आलसी हो जाएंगे। अब उनकी जो डिसीजन मेकिंग की क्षमता है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। वो डिसीजन नहीं ले रहे होंगे, सारा काम यहाँ पर इस मशीन से, इस टेक्नोलॉजी से करवा रहे होंगे। इससे जो लोगों का जजमेंट करने का प्रोसेस है, यहाँ पे लोग जज कर सकते थे, यार ये चीज़ हो सकती है, लोगों के अंदर में डिबेट करने की क्षमता थी, वो सब खत्म हो जाएगी। मशीन ने किया तो सही होगा। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर ज़रूर से देखने को मिल सकती हैं। ये कुछ चिंताएँ बताई गई हैं। अब राइटर बोलते हैं कि इसको लेकर दुनिया भर में अलग अलग कदम उठाए गए हैं। दुनिया भर में कुछ कह सकते हो कि इसी प्रकार की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजीज़ हैं वो लेकर आई गई हैं। फॉर एग्जांपल नेदरलैंड ने यहाँ पर एक सिस्टम को लॉन्च किया है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीच टू राइट सिस्टम। तो नेदरलैंड के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ का पार्लियामेंट है, कोई मीटिंग चल रही है, कोई बातचीत हो रही है वहाँ पर, तो ये सिस्टम को बैठा देंगे और ये सिस्टम क्या करेगा कि जो जो इंसान बोल रहे होंगे वहाँ पे, ठीक है, वो जो वॉइस होगी ना उसको टेक्स्ट में बदल देगा, उसको लिखित में दे देगा। जो भी लोग बोल रहे होंगे उसको रिटन रिपोर्ट्स के अंदर मिल जाएगा। तो स्पीच टू राइट यहाँ पर ऐसा सिस्टम यहाँ पर नीदरलैंड बना चुका है, ठीक है। अब लोग यहाँ पर कुछ बोल रहे होंगे, इसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी तो वो भी करेक्ट कर देगा। ये अपनी प्रॉपर एडिटिंग वगैरह करने के बाद में सारा का सारा जो भी लोगों ने बोला है पार्लियामेंट के अंदर में, वो सब रिपोर्ट के अंदर प्रस्तुत कर देगा, ये लिखित में प्रोवाइड करवा देगा। ऐसी टेक्नोलॉजी नीदरलैंड ने इम्प्लीमेंट कर दी है।
फिर जापान ने भी यहाँ पर इसी प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी मशीन यहाँ पर लगा दी है। जापान ने यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जो कि क्या करेगा, अगर पार्लियामेंट में कोई भी डिबेट होती है तो उस डिबेट की जो इंपॉर्टेंट रेलिवेंट हाइलाइट्स हैं उसको प्रोवाइड करवाने का काम करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद में ब्राज़ील भी ऐसा काम कर चुका है। ब्राज़ील यहाँ पर ओलेसस नाम का यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर बना चुका है। अब ये क्या करता है, ये कहीं ना कहीं ब्राज़ील के अंदर में सिटीज़न के पार्टिसिपेशन को और ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करने का काम करता है। क्या भारत ऐसा कुछ कर रहा है? देखो, इंडिया ने भी यहाँ पर इसमें कदम तो रख दिया है। इंडिया भी यहाँ पर इनोवेशंस करने की कोशिश कर रहा है। हम लोगों ने चीज़ों को डिजिटलाइज कर दिया है, जैसे वन नेशन वन एप्लीकेशन, नेशनल ई विधान पोर्टल बना दिया गया है, ऑनलाइन पोर्टल बना दिया गया है, सारा का सारा डेटा वहीं पर रखा जाएगा। तो ये इंडिया का अप्रोच है, अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, बट नेदरलैंड काफ़ी आगे निकल चुका है, जैसा आप लोगों ने यहाँ पर देखा है। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर राइटर लास्ट में सजेशन देते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो पहला, हमें एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाना होगा। एक पूरा का पूरा यूनिफाइड प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो कि यहाँ पर कह सकते हो एक कंप्लीट व्यू देगा कि जितने भी लॉज हैं, रेगुलेशन है, नोटिफिकेशन, उसको लेकर पूरा का पूरा आप कह सकते हो कि एक कंप्लीट व्यू देने वाला है। प्लस ये जो प्लेटफॉर्म है ये सभी के पास में होना चाहिए, यानी कि ये प्लेटफॉर्म का एक्सेसिबल सभी के पास में होना चाहिए, चाहे कोई स्टेक होल्डर हो, सिटीज़न हो, बिजनेसमैन हो, सरकारी कर्मचारी हो, ऑफिशियल्स हो, सब यहाँ पर उस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकें। ठीक है, जहाँ पर लोग लॉज, रेगुलेशन, नोटिफिकेशंस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकें। फिर दूसरा, यहाँ पर कोलैबोरेशन को बढ़ाना होगा, यानी कि जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सॉल्यूशंस लेकर आए जा रहे हैं ना कानून के लिए, इनको यहाँ पर कहीं ना कहीं कोलैबोरेट करना होगा सरकार की एजेंसीज़ के साथ में, लीगल एक्सपर्ट्स के साथ में, टेक्नोलॉजिकल कंपनीज़ के साथ में कोलैबोरेट करके यहाँ पर काम करना होगा, ये यहाँ पर बोला गया। तीसरा, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई भी यहाँ पर पारदर्शिता नहीं देखने को मिलेगी, कोई भी ट्रांसपेरेंसी ऐसी नहीं देखने को मिलेगी। तो हमें यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को ऐसा बनाना होगा कि वो थोड़ी एक्सप्लेनेबल हो, कि चीज़ों को और डिटेल से बता सके क्या है इसके पीछे का कारण, प्लस अकाउंटेबल हो। ठीक है, जिम्मेदार हो वो। तो ये यहाँ पे किया जा सकता है। और जो सिटीजन्स, जो नागरिक हैं, वो यहाँ पर समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें आखिरकार ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये डिसीजन क्यों लिया है या ऐसा कुछ रिकमेंड क्यों किया है। समझ गए। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक और पॉइंट देखने को मिलेगा सिटीजन सेंट्रिक सॉल्यूशन के ऊपर में, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सॉल्यूशन है ना, इनको डिज़ाइन ऐसे करना चाहिए ताकि जो लोगों की ज़रूरतें हैं वो यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आएँ, यानी एक यूज़र फ्रेंडली हो, सभी लोग इसको आराम से यूज़ कर पाएँ, चाहे वो डिसेबल हो, चाहे वो यहाँ पर जिसके पास में प्रॉपर नॉलेज ना हो टेक्नोलॉजी की, वो भी यहाँ पर प्रॉपर यूज़ कर पाए। इस प्रकार से इतना सरल होना चाहिए। प्लस उसके बाद में एक और पॉइंट दिया गया, मेकिंग लॉज मशीन कंज्यूमेबल, यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा होना चाहिए कि वो हमें बता सके कि मान लो यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर है, वो यहाँ पर चाहता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना महाराष्ट्र के अंदर में एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाना चाहता है। तो क्या क्या यहाँ पर एक्ट्स हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको फॉलो करने पड़ेंगे, ये सारी बातें यहाँ पर वो बताने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए। प्लस यहाँ पे मान लो कोई सिटीज़न है जो कि चेक करना चाहता है, कोई वेलफेयर स्कीम है, उसकी एलिजिबिलिटी अगर कोई सिटीज़न चेक कर रहा है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको रिकमेंड कर सके कि कौन सी स्कीम उसके लिए एलिजिबल है, कौन सी स्कीम उसको ढेर सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा सकती है। तो यानी लोगों का डिसीजन मेकिंग में थोड़ा काम आसान कर दे, ये थोड़ा सा बेहतर चीज़ थोड़ा देखने को मिल जाएगा। बाकी ये था पूरा का पूरा आर्टिकल। अब इसके बेसिस पर आज का हमारा मेंस का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, फटाफट समझते हैं। व्हाट इम्पैक्ट कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैव ऑन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस एंड डिसीजन मेकिंग, यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका विधायी प्रक्रिया और निर्णय लेने पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये आपको बताना है। दूसरा, यहाँ पे इसी पूरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बोलता है, व्हाट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ डज इट प्रेजेंट फॉर लॉ मेकर्स एंड सोसाइटी एज अ होल, यानी ये जो कानून है ये पूरा कानून निर्माताओं के लिए, यानी कि जो कानून बना रहे हैं, और समाज के लिए क्या चुनौती और क्या अवसर पेश करता है, ये आपको समझाना है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्णय लेने पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, प्लस यहाँ पर इसमें क्या चैलेंजेस और क्या क्या यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं समाज के लिए, वो आपको यहाँ पर समझानी है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेहतर है, लेकिन इसमें चुनौतियाँ भी हैं, तो यहाँ पर संभाल के कदम उठाना होगा। यानी कि पूरा का पूरा आपको एक डिटेल से अपने माइंड से यहाँ पर चीज़ों को लिखना होगा। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है ना, उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करना, ठीक है। और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। क्या लिखोगे, दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। फुल फॉर्म लिखना है आपको। जैसे फुल फॉर्म लिखोगे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पर 50,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जाकर अपने जो मेंस आंसर राइटिंग है उसको सबमिट कर सकते हो।
आंसर राइटिंग को सबमिट करने के साथ साथ आपको छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोग को दो दो आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग दो दो आंसर्स रिव्यू करोगे तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकोगे। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकोगे कि यहाँ पर आपको एक इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है ना, अगले एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल बात करता है सऊदी अरेबियाज क्वेस्ट फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। देखो बात ये की जा रही है कि सऊदी अरेबिया ने किस प्रकार से पावर को बैलेंस कर लिया है। यहाँ पर आपको एक मैप नज़र आएगा ये वाला, ठीक है। इधर आपको ईरान नज़र आएगा, फिर इधर पाकिस्तान नज़र आएगा, पाकिस्तान के इधर आपको यहाँ पर इंडिया भी देखने को मिल जाएगा। मैप थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब इंडिया से आप इधर वेस्टर्न साइड में आओगे तो ये जो रीजन है पूरा का पूरा ये वेस्ट एशिया कहलाता है। क्या कहलाता है ये सर? वेस्ट एशिया कहलाता है। इसमें टर्की, लेबनान, इजराइल, इजिप्ट, जॉर्डन, इराक, उसके बाद कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई यानी अरब कंट्रीज़ भी आ रही हैं, है ना। तो यहाँ पे सारी कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी, वेस्ट एशिया कहलाता है। अभी हम बात किन किन के बारे में करेंगे? 4 कंट्रीज़ के बारे में, सऊदी अरेबिया, सीरिया, ईरान और येमेन। क्या बोला जा रहा है कि एक समय था कि वेस्ट एशिया में पूरी लड़ाई चलती थी। सऊदी अरेबिया, ईरान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। अब क्या हुआ है? दोनों के रिलेशन थोड़े मेंटेन हो चुके हैं। सऊदी अरेबिया, सीरिया, अगेन यहाँ पर इनके बीच में डिस्प्यूट। सऊदी अरेबिया, येमेन, अगेन इनके बीच में लड़ाई। येमेन में इवन जो सिविल वॉर चला, युद्ध चला, उस युद्ध में सऊदी अरेबिया और ईरान का बहुत बड़ा रोल था। आप ये देख लो कि इस युद्ध में येमेन की सरकार एक तरफ और हौदी रेबल्स एक तरफ। सऊदी अरेबिया एक को सपोर्ट कर रहा है, ईरान दूसरे को सपोर्ट कर रहा है और इस देश में युद्ध करवा रहे हैं। ऐसे यहाँ पर इनकी टक्करें रही हैं, ऐसी लड़ाइयाँ रही हैं वेस्ट एशिया में। लेकिन पिछले 2-4 महीनों में ना सिचुएशन बदल चुका है। सऊदी अरेबिया सीख चुका है पावर को बैलेंस करना सबके साथ में, यानी कि अपने दुश्मन के साथ में भी पावर बैलेंस कर रहा है, उधर यूएसए के साथ में भी पावर बैलेंस कर रहा है, रशिया के साथ में भी पावर बैलेंस कर रहा है, हर एक को साथ में लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। तो वो कैसे कर रहा है सऊदी अरेबिया, वो यहाँ पर समझाया गया। देखो हुआ क्या कि पहले हम लोग ईरान के साथ में डिस्कस करते हैं कि सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली यहाँ पर ईरान के साथ में अपने जो रिलेशंस हैं उसको रीएस्टेब्लिश कर लिए हैं। क्योंकि मैंने बोला ना बहुत बड़ी लड़ाई रहती थी सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में। अब लड़ाई इन द सेंस ये कोई नई लड़ाई नहीं है, बहुत पुरानी लड़ाई है। इसके लेकर मैंने आपके पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ। ये डेटा मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवाऊंगा जहाँ पे सऊदी अरेबिया और ईरान के डिस्प्यूट के बारे में समझाया गया, आप इसको पढ़ सकते हो। 1979 से यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहे हैं। इवन 1979 से पहले यहाँ पर काफ़ी बार लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, ठीक है। तो क्योंकि सऊदी अरेबिया चाहता है कि मैं यहीं से जो इस्लाम है उसका ओरिजिन हुआ है तो मैं मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनूं, उधर ईरान चाहता है मैं मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनूं। इस चक्कर में लीडर बनने में काफ़ी बार ये जो डिस्प्यूट्स है वो नज़र आ गए। तो 1979 से अभी तक सिचुएशन काफ़ी ख़राब रही, लेकिन अभी चाइना बीच में आया और चाइना ने मिलकर सऊदी अरेबिया और ईरान की जो दोस्ती है वो करवा दी है। ये आप ऊपर पिक्चर भी देख पा रहे होंगे, बीच में यहाँ पर चाइनीज़ मिनिस्टर खड़े हैं, इधर यहाँ पर ईरान के मिनिस्टर हो गए, इधर यहाँ पर सऊदी अरेबिया के मिनिस्टर हो गए, और इनके बीच का जो ये देख पा रहे होंगे जो ये हाथ मिलवा रहे हैं, ये जो दोस्ती है वो करवा रहे हैं, ठीक है। ये कब की बात है? ये अभी यहाँ पर 6 अप्रैल की लमसम बात यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। तो जो लंबे समय से डिस्प्यूट चल रहा था वो अभी सऊदी अरेबिया का रिजॉल्व हो चुका है ईरान के साथ में। इवन यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है कि हम अपनी एम्बेसीज़ को भी एस्टेब्लिश करेंगे। जो अभी तक यहाँ पर एम्बेसीज वगैरह बंद हो गई थी ना, ईरान की एम्बेसी सऊदी अरेबिया में थी, सऊदी अरेबिया की एम्बेसी ईरान में थी, सब बंद हो गई थी, उनको भी वापस से खोला जाएगा। इस प्रकार के जो रिलेशंस है वो अभी हो चुके हैं। तो एक तरफ इनके रिलेशंस इंप्रूव हो गए, दूसरी तरफ आप देख पाओगे सीरिया के साथ में रिलेशंस जो सऊदी अरेबिया के हैं वो इंप्रूव हो गए। तो यहाँ पर ईरान और सऊदी अरेबिया के रिलेशन चाइना ने इंप्रूव करवाए, और इधर यहाँ पे रशिया ने सीरिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस इंप्रूव करवाए हैं, ठीक है। सऊदी अरेबिया अभी सीरिया के साथ में बातचीत कर रहा है और रशिया इसको मीडिएट कर रहा है। और यहाँ पे आप देख पाओगे सऊदी अरेबिया और सीरिया के जो रिलेशंस है वो अभी यहाँ पे नॉर्मल करवाता हुआ नजर आ रहा है रशिया। फिर उसके बाद में येमेन की बात करेंगे तो येमेन से भी युद्ध छिड़ा हुआ था। तो अभी यहाँ पर जो सऊदी ओमानी एक पूरा का पूरा ग्रुप है ना, ये येमेन के अंदर में है। येमेन में यहाँ पर एक सऊदी ग्रुप है जो पूरा बातचीत कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है। क्योंकि मैंने बोला ना येमेन में एक तरफ सरकार एक तरफ हौदी रेबल्स और लड़े पड़े हैं, ये विवाद चल रहा है। तो हौदी रेबल्स को जो ईरान है वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, और इधर यहाँ पर सऊदी अरेबिया सरकार को सपोर्ट कर रहा है। तो उनके बीच में लड़ाई चल रही है। तो अभी क्या हो रहा है ना, बातचीत चल रही है कि इस पूरे देश में येमेन के अंदर में कि कैसे हम लोग परमानेंट सीज फायर करें, यानी हमेशा हमेशा के लिए जो ये गोली बाड़ियाँ चल रही हैं ना इसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए और शांति बनाई जाए। तो इसको लेकर भी जो सऊदी अरेबिया और ईरान है दोनों मिलकर बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद में इस आर्टिकल में बताया गया कि कैसे सऊदी अरेबिया अपनी ग्लोबल पावर्स को बैलेंस, मतलब दुनिया भर की जो पावर्स उसमें कैसे चीज़ों को बैलेंस करके चल रहा है। तो रशिया के साथ में देखो क्या कर रहा है,
क्योंकि रशिया से सऊदी अरेबिया को फ़ायदा है ना। तो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने से मना कर दिए, और जो ओपेक ऑयल है, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, ओपेक प्लस जो है उनको सपोर्ट कराए। इस चक्कर में जो ऑयल का प्रोडक्शन है वो कट डाउन कर चुका है। अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जो ऑयल का प्रोडक्शन है ये ओपेक प्लस कंट्रीज़ मिलकर कट डाउन कर रही हैं। तो रशिया का इस प्रकार से ये साथ दे रहा है। यूएसए का साथ कैसे दे रहा है? तो यूएसए का साथ इससे दे रहा है कि यूएसए से काफ़ी सारे हथियार मंगाता है। तो यूएसए को मनाने के लिए क्या कर दिया, $35 बिलियन का जो बोइंग डील है वो यहाँ पर कर ली है। प्लस यहाँ पे बहुत सारी बातचीत कर रहा है। प्लस सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ में बातचीत करने के लिए यहाँ पर तैयार हो चुका है ना। इजराइल के साथ में रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि यूएस यही चाहता है कि सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ में अपने जो रिलेशंस उसको मेंटेन कर लें। तो इस प्रकार से यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने यूएस को भी खुश कर दिया। फिर यहाँ पर आप देख पाओगे चाइना के साथ में मिलकर क्या कर रहा है कि ईरान से डील कर ली है ना। ईरान के साथ में बातचीत कर ली है, चाइना ने यहाँ पर मीडिएट करवा दिया है। इससे क्या होगा, इससे व्यापार और जो डिफेंस कॉपरेशन के चाइना के साथ में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। इससे यहाँ पर सऊदी अरेबिया को भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। काफ़ी हथियार आ रहे थे बाहर से ईरान के अंदर में, ताकि वो सऊदी अरेबिया पे अटैक कर सकें, बट अभी वो चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। जो विवाद था यहाँ पे, जो एक समय पर सिचुएशन थी कि आपस में भिड़ रहे थे, सारे के सारे दुश्मन थे, लड़ने के लिए बैठे हुए थे, बट अभी सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है। तो वेस्ट एशिया का जो पूरा का पूरा रुख है ना वो बदल चुका है, ऐसा यहाँ पर इस आर्टिकल में समझाया गया। उसके पीछे का रीज़न वो सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा आज का डिस्कशन। आई होप गाइज आपको मज़ा आ चुका होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही है। देखो जितना मैं आपको बताता हूँ केवल आपने उतना ही पढ़ना है। कुछ और अदर इंपॉर्टेंट होता है तो आपको मैं अगले दिन पर भी बता देता हूँ, तो उसके लिए परेशान मत हुआ करो। काफ़ी लोग बोलते सर आपने ये एडिटोरियल डिस्कस नहीं किया, वो एडिटोरियल डिस्कस नहीं किया। कल जो आर्टिकल बोल रहे थे वो लिखा किसने वो आप देखते हैं, ठीक है। वहाँ पर मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि एक तरफ झुका हुआ आर्टिकल नहीं पढ़ना है। आपको यहाँ पर एक ऐसा आर्टिकल पढ़ना है जो एग्जाम में आपको वाकई में हेल्प करे, ठीक है। तो वाकई में हेल्प करे। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने वो आर्टिकल लिख दिया तो आपको पता है अपनी पार्टी की तारीफ दूसरी पार्टी की बुराई, ऐसे यहाँ पर होने वाला है। तो उस चीज़ को यहाँ पर स्किप जितना करोगे उतना ज़्यादा बचोगे, एग्जाम में उतना अच्छा आंसर लिख सकोगे। वो मसाला वाला न्यूज़ देखो, पढ़ना, आप समझ लोगे यार बहुत अच्छा है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, आपका फेवरेट है, आपके पास टाइम है, लेकिन वो अपनी जॉब वगैरह ले लो यार, उसके बाद यहाँ पर वैसे आर्टिकल पर टाइम दिया करो, ठीक है। नाउ अब आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए थे, बताना था कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ओनली। तो केवल और केवल जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इंडिया सैनिटेशन कोalition जो है एक प्लेटफॉर्म है जो कि सस्टेनेबल सैनिटेशन को प्रमोट करता है और इसको सरकार और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फंड करती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडियन सैनिटेशन कोalition 2015 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसका मेन काम यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को साथ में लेकर आना, उनके सपोर्ट के माध्यम से यहाँ पर वो सैनिटेशन को लेकर काम करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही जो है इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। फिर दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर है, बिल्कुल ये एक उच्च लेवल की बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर में आती है। और इसका मेन काम है कि जो भी हमारे इंडिया में शहर वाले हिस्से हैं जहाँ पर चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, उनके प्रति एक सोल्यूशन देने का काम करना। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, तो केवल बी इज़ द करेक्ट आंसर। पहला वाला पता है क्यों गलत है? पहला वाला इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो कोalition है इसको हमारी सरकार और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फंड करता है। तो ध्यान रखना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पहले वाली बॉडी को फंड नहीं करता है। इसका काम तो ये है ही कि हाँ सैनिटेशन को प्रोवाइड करवाना, साफ़ सफाई करना, लेकिन साफ़ सफाई को प्रमोट करने के साथ साथ ध्यान रखना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको फंड नहीं करता है। इस वजह से पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। होप कि वीडियो जल्दी अपलोड हो जाए, देखते हैं यहाँ क्या होता है।